So we're discussing about the ambidextrous ligand. Whereas those ligands which can ligate from two different atoms are known as ambidextrous ligands. But at a time केवल एक ही एटम से ligate है. फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, जैसे हमारा ये है CN माइनस, तो जो कार्बन के साइड से जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइनो और साइनाइडो सी, राइट. एंड जब ये N के साइड से जुड़ता है तो इसको हम बोलते हैं आइसो साइनो और साइनाइडो N, राइट. ये वाला दिस साइनाइडो सी एंड साइनाइडो N, they are the most commonly used nomenclature. आइसो साइनो एंड साइनो को भी यूज कर सकते हैं. तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए, एग्जाम में जो भी लिखा हो अकॉर्डिंगली आप किस करके आ सकते हैं. Let's suppose I have नाइट्रो NO2 N डबल बॉन्ड O. यहाँ पे जब नाइट्रोजन के साइड से ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो क्या बोलते हैं, नाइट्रो और नाइट्राइटो N. जब ये ऑक्सीजन के साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइटो O. इसका कॉमन नेम भी नाइट्राइट, इसको नाइट्रो बोल देते हैं, जिसको नाइट्राइटो बोल देते हैं. लिगेंड की तरह जब बिहेव करेगा तो इसमें नाइट्राइटो N एंड नाइट्राइटो O. नेक्स्ट आई हैव OCN. OCN तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनेट, साइनेटो. एंड देन NCO को बोलते हैं NCO, इज नोन एज आइसो साइनेटो, या इसको हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं साइनेटो O एंड फिर साइनेटो N. तो मतलब क्या है, लिंकेज N से हो रहा है, इसका मतलब लिंकेज O से हो रहा है. तो ये अभी ज़्यादा पॉपुलर है दिस काइंड ऑफ नोमेनक्लेचर, ये भी आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट आई हैव SCN. SCN इज नोन एज थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो. कहीं तो भी वो हटा के S लगा देते हैं तो बस नाम में थायो लग जाता है. थायोसाइनेटो आ थायोसाइनेटो S. यदि डोनेशन सल्फर की साइड से हो रहा है, डोनेशन नाइट्रोजन की साइड से हो रहा है, तो फिर बिकम आइसोथायोसाइनेटो और थायोसाइनेटो N. थायोसाइनेटो N. ओके, तो दीज आर वेरियस एम्बिडेंशियल लिगेंड, ध्यान रखना है इसको. मैं जो नोमेनक्लेचर किया हूँ इस पे स्पेसिफिकली थोड़ा ध्यान देना. कॉपी. Yes, sir. And next one is bridging ligand. Third special ligand is bridging ligand. Okay. So the ligand which can act as bridge in polynuclear complex. Polynuclear complex में जो ligand ब्रिज की तरह बिहेव कर सकते हैं उनको बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड. राइट डाउन, ligand which can behave as bridge in polynuclear complex. They are known as bridging ligand.
एंड नॉर्मली मोनोडेंटेड लिगेंड एक्ट एज ए ब्रिजिंग लिगेंड। ऐसा नहीं सारे के सारे मोनोडेंटेड लिगेंड ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, मोनोडेंटेड लिगेंड भी ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। नॉर्मली मोनोडेंटेड लिगेंड behave as bridging ligand, behave as bridging ligand. Okay. For example, suppose I have NH3 O2 CO OH NH2 Cr H2O O 4. So here we can see with OH and NH2 they are behaving as bridge. So they are known as bridging ligand. Got the point? Clear? Okay. So this is clear? Yes, sir. Okay. हाँ सर। So next we will discuss the oxidation number of central metal atom. Oxidation number of central metal atom. इसको निकालने का तरीका वैसे है जैसे हम लोग नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं ना, इसी तरीके से यहाँ पर निकालते हैं, तो नया नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सपोज जैसे एक एग्जाम्पल से इसको समझ जाते हैं, हो जाएगा FeCN6 एंड 3 माइनस। अब लेजर से मुझे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे निकालना है। अब यदि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसको हम लोग X एज्यूम करेंगे। अब आपको साइनाइड के ऊपर कितना चार्ज होता है वो पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया था ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए लिगेंड के ऊपर चार्ज आपको पता होना चाहिए। इफ यू डोंट नो द चार्ज ऑन द लिगेंड देन सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आप नहीं निकाल सकेंगे। तो मुझे पता है साइनाइड के ऊपर चार्ज -1 होता है, तो F प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है 3 माइनस 3, यहाँ से F इज इक्वल टू आ गया +3। इसका यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3। तो भाई इस तरीके से टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ central metal atom we should have knowledge of charge on the ligand, knowledge of charge on the ligand। तो नॉर्मल तरीके से निकालते हैं, मतलब आपको लिगेंड के ऊपर चार्ज पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा, कितना बड़ा लिस्ट लिखा रखा हूँ, सब कुछ याद कर लो। But then there is a term known as effective atomic number. Effective atomic number. Effective atomic number. ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में हम लोग सेंट्रल आइटम का ही निकालते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग EAN। ठीक है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल
atomic number of metal minus number of electrons lost in ion formation and plus number of electron gained from donor atom of ligand. Number of electrons gained from ligand. तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। ओके, तो कॉपी करो तो निकाल के दिखाते हैं आपको। है? चलो फिर आप क्वेश्चन लिख लेना। Calculate oxidation number and effective atomic number of central atom in following complex. Calculate oxidation number and effective atomic number of central atom in following complex. Calculate oxidation number and effective atomic number of central atom in following. First one is A4 FeCl6. ठीक है, तो मुझे आयरन का ऑक्सीजन नंबर निकालना है। तो यहाँ पे देखो पोटेशियम के ऊपर 4 प्लस चार्ज होगा, मतलब 4 पोटेशियम, तो इसके ऊपर 4 माइनस हो जाएगा। FeCl 4 माइनस। अब आयरन का निकालना है मुझे ऑक्सीजन नंबर, तो इसको एक्स एज्यूम करो। एक्स प्लस 6 इंटू साइन एक्स के ऊपर चार्ज होता है -1 इक्वल टू -4, यहाँ से एक्स इक्वल टू आ गया +2। तो ऑक्सीजन नंबर कितना आया? +2। ऑक्सीडेशन नंबर हो गया आपका +2। Now effective atomic number is nothing but atomic number. So atomic number of iron will be 26 minus number of electron lost in the ion formation. अब देखो यहाँ पे आयरन +2 स्टेट में है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया? 2 लॉस करेगा कि नहीं? एंड प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड फ्रॉम द लिगेंड। अब यहाँ पे देखो 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं और एक लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 6 इंटू 2 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ गया? This is nothing but 24 plus 12 and that is nothing but 36, which is equal to atomic number of next noble gas. सर जी बताइए। तो ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ये किसका निकल रहा है, पोटेशियम का कि आयरन का? भाई सेंट्रल मेटल एटम का ही निकालते हैं। क्वेश्चन लिखाया था उसमें क्या लिखा था? इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है? लिगेंड से इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है? जो फॉर्मूला है उसी से आपको समझ आना चाहिए किसका निकाला जा रहा है। समझ आया कि नहीं? नहीं सर। फॉर्मूला बताओ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होता है? पढ़ो फॉर्मूला। एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन द आयन फॉर्मेशन। यहाँ पे आयरन +2 स्टेट में है कि नहीं? हाँ। तो +2 स्टेट में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लॉस यूज करेगा बताइए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 6 लिगेंड कनेक्टेड है कि नहीं? एक लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है? एक लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है? 2। 2, तो ये 2 हो गया और ये 6 हो गया। और इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके मैंने 36 निकाल दिया। अभी समझ आया? हाँ हाँ। क्योंकि यहाँ पे मोनोजेनिकल लिगेंड, यदि बाइजेनिकल लिगेंड होता तो मुझे 4 लिखना पड़ता है।
ठीक है, और एग्जाम्पल करो। Do some more example, अभी आप खुद से करके देखें। U NSP whole code SO4 NiCO whole code K3 CR C2O4 whole size। Last one is K2 HGI4। निकालिए आपके जिस नंबर इफेक्टिव टर्म नंबर सही करिए। ओके, सो हियर वी कैन सी ऑक्सीडेशन नंबर। मैं आंसर लिख रहा हूँ, जो आंसर आपका ना है मैच कर रहा हूँ, बता देना मुझे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2 एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा 35। यदि कोई आंसर मैच नहीं किया हो तो मुझे बता देना। यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर होगा 0, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगी 36। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर विल बी 33। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2 एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर विल बी 86। सारे मैच कर गए? सर क्वेश्चन नंबर 2 का एक बार बताएंगे कैसे? निकाल लो तू, यहाँ पे देखो ना, सल्फेट 2 माइनस है तो इससे 2 प्लस आएगा, Cu NH3 होल 4 एंड 2 प्लस। एंड अमोनिया पे तो कुछ चार्ज होता नहीं है, जो यहाँ पे चार्ज है भाई कॉपर के ऊपर चार्ज होगा, राइट? तो ऑक्सीजन नंबर +2 आ गया। हेक्टो एटॉमिक नंबर निकाल लो। 29 माइनस इलेक्ट्रॉन कितने करेगा? 2। इलेक्ट्रॉन गेन कितने करेगा? 1। तो कितना हो गया? 35 हुआ क्या? करेक्ट। ओके, स्वागत, आपका आंसर आया कि नहीं? यस सर। ठीक, कंटिन्यू करते हैं, चलो आगे। नेक्स्ट वीडियो डिस्कस सिडविक रूल। सर 4 और 5 में +3 और +2 क्यों हो रहा है? -3 कहाँ पे हुआ? ये K3CR C2O43 में। हाँ, तो यहाँ पे +3 होगा ना, देखो निकाल के देखो, माइनस कैसे आ सकता है मेटल के ऊपर? ये K3 है तो यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा, CR C2O4 होल साइज एंड 3 माइनस, राइट? अभी ये तो ऑक्सियल इलेक्ट्रो है, इस पे 2 माइनस चार्ज होता है कि नहीं? x + 3 × -2 -3, x +3 आ गया कि नहीं? ओके ऑक्सियल इलेक्ट्रो, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है कि नहीं? इससे चार्ज आपको पता होना चाहिए ना, चार्ज आपको सारे याद होने चाहिए। चार्ज है उसका आइडेंटिटी, बाइडेंटेट है कि ट्राइडेंटेट है, और इसी के ऊपर इसके बिना डिफर हो जाएगा। ओके, so now next we discuss the Sidgwick rule. Sidgwick rule. Sidgwick rule. So what is Sidgwick rule? Sidgwick rule बोलता है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाता है, सच कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाता है, सच कॉम्प्लेक्सेस आर लिटिल मोर स्टेबल। ओके, तो इसमें लिखना है कॉम्प्लेक्सेस इन विच सेंट्रल मेटल एटम हैज EAN
has EAN equal to atomic number of next nearest noble gas. Next nearest noble gas, that complex will be more stable. That complex will be more stable. Right? But this rule is not always true. मतलब ऐसा हमेशा true होना जरूरी नहीं है. This rule is not always true. For example, let's just say K4 FeCN whole 6 and K3 FeCN whole 6 है. This is potassium ferrocyanate है, this is potassium ferricyanate है. तो यहाँ पे आप आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालें तो इसका एटॉमिक नंबर था 26. यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज +2 है तो -2 + 12 ये आ रहा है 36. यहाँ पे निकालेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो 26. यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज है +3 तो -3 एंड +12 तो यहाँ पे आ गया 35. ऑल्दो सिडविक रूल के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस दैट इज क्रिप्टॉन उसके बराबर है तो ये बराबर नहीं है बट एक्चुअली ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है. K3 FeCN whole 6 is more stable. So this Sidgwick rule is not always applicable but एक thumb rule है तो हमेशा applicable नहीं होता है. ओके टॉपिक को जल्दी से हाँ सर हो गया. Okay, but in the case of complexes containing the carbonyl as a ligand, ये हमेशा applicable होता है. यदि कोई कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है उसमें सिडविक रूल हमेशा applicable होगा. तो नीचे लिखेंगे ना दिस इज ऑलवेज applicable for carbonyl complex. This is always applicable for carbonyl complex. Carbonyl complex means ऐसे complex जिसमें carbonyl as a ligand present है. ठीक है. Now यदि सपोज कोई कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है उसमें सेंट्रल मेटल एटम का EAN नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर नहीं है then the complex will either undergo oxidation or reduction or polymerization to make the effective atomic number equal to atomic number of next nearest noble gas. यदि किसी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर नहीं है then the complex will either undergo oxidation or reduction or polymerization to make the effective atomic number equal to atomic number of next nearest noble gas. ठीक है. इसको नीचे लिख लेना. If EAN of central metal atom is not equal to atomic number of next nearest noble gas, if EAN of central metal atom is not equal to the atomic number of next nearest noble gas, if EAN of central metal atom is not equal to the atomic number of next nearest noble gas, then that compound will either undergo oxidation or reduction or polymerization to make EAN equal to atomic number of next nearest noble gas.
to make EAN of central vector atom equal to atomic number of next nearest neighbor. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं NiCO होल 4, तो इसमें आप EN निकाल के देख सकते हैं, यहाँ पे EN 36 आ जाएगा। ऐसे आप निकाल के देखो FeCO होल 5, यहाँ पे भी EN 36 है, EN 36 है। सपोज आएगा CrCO होल 6, यहाँ पे भी आपका EAN 36 है। ठीक है, नो यहाँ पे 36 प्रॉब्लम कितना होता है, 24 12 नहीं, यहाँ पे भी 36 है, यहाँ पे भी 36 है। अब मैं लेता हूँ CO होल 4 कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनेट, इधर में निकाल के देखोगे तो आपका आएगा 35 ही आएगा, ये यहाँ पे 35 ही आएगा। तो इसका का रिडक्शन हो जाता है, इट अंडरगो रिडक्शन, गेन होने लगता है, it will gain an electron to form CO whole 4 and minus। अभी यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे आप कोबाल्ट का, तो -1 आ जाएगा, एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 अभी हो जाएगा, निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन नीचे लिख सकते हैं, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ, जनरली जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होते हैं जनरली न्यूट्रल रहते हैं, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ NaCO कोबाल्ट CO होल 4। देखो यहाँ पे क्या होता है, इससे पहले सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला ये जाके हमारा CO होल 4 को रिड्यूस कर देगा, तो फॉर्म CO होल 4 माइनस। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो, ऐड देम, इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, you'll have Na plus CO whole 4 giving you NaCO whole 4। ओके, ये क्या हुआ जब रिड्यूस हो रहा है, राइट, रिड्यूस होके अपने EAN को 36 के बराबर कर लिया, राइट। ओके, अभी कर लिया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो था रिजेक्शन वाला एग्जांपल, अब एक पॉलीमराइजेशन वाला एग्जांपल लेते हैं, तो पॉलीमराइज होके वो पूरा करते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है CO होल 4, अब ये पॉलीमराइज भी हो जाता है कभी कभी, तो 2 यूनिट पॉलीमराइज हो जाएंगे, यानी कि फॉर्म CO2 CO होल 8। अब निकाल के देख सकते हैं, यहाँ पे डाइमराइजेशन हो गया, इसका डाइमराइजेशन हो गया। नाउ यू कैन कैलकुलेट, अभी इसका EN आ जाएगा 36। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया ना दोनों आपस में, दोनों कोबाल्ट, ऐसे एक कोबाल्ट था, अभी आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, इसके बाद CO है, इसके पास भी, तो आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, तो इसका भी एक, इसका भी एक, राइट। अब एक ऑक्सीडेशन का एग्जांपल ले लेते हैं, हो जाएगा Mn CO होल 6, यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 37। तो अभी ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो जाता है,
ऑक्सीडेशन MnCO होल 6 प्लस इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पे En कितना हो गया 36 आ गया, राइट। इसका दिस इज क्लियर। हाँ सर। नेक्स्ट विल सी। अभी एक क्वेश्चन करना, डू वन क्वेश्चन। What is the coordination number of central metal atoms in the following complex? What is the coordination number of central metal atoms in the following complex? Coordination number, oxidation number दोनों ही निकाल देना। Coordination number and oxidation number both. जैसे से आई है Fe(C2O4) whole size O4 whole size 3 minus। इसका ऑक्सीजन नंबर निकालो, एक्स एज्यूम कर लो, एक्स प्लस 3 इंटू यहाँ पे चार्ज होता है -2 इक्वल टू -3, एक्स इक्वल टू आ गया +3। ऑक्सीडेशन नंबर तो हो गया +3, राइट। अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपको लिगेंड का डेंसिटी पता होना चाहिए। एंड दिस इज ऑक्जेलेट, तो इसका डेंसिटी कितना होता है 2 होता है। तो डेंसिटी 2 होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 2 होता है डेंसिटी, और 3 आपके लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा कि नहीं। ये समझ आया कि नहीं। इज दिस क्लियर और नॉट। हाँ सर। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। हो जाएगा PtCl2 En होल स्क्वायर। ठीक है, तो निकालो यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर, एक्स एज्यूम कर लो, एक्स प्लस 2 क्लोरीन है, उसके ऊपर -1 चार्ज होता है, उस पर तो 0 चार्ज होता है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू आ गया +2, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर तो हो गया +2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, अभी देखो क्लोरीन का जो डेंसिटी होता है 2, तो 2 है 2 इंटू 1। इथाइलिन डाइमीन का डेंसिटी 2 होता है, तो 2 इंटू 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया कि नहीं, राइट। नेक्स्ट सपोज आई हैव FeEdCa माइनस, इसका x मान लो x। अब EdCa यहाँ पे टेट्रा एसीटेट है कि ट्राई एसीटेट है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये माने कि टेट्रा अज्यूम करोगे इसको, तो टेट्रा अज्यूम करने के बाद आयरन के ऊपर ऑक्सीजन फिट आएगा +3। तो टेट्रा अज्यूम करते हैं तो x -4 इंटू -1, तो x इक्वल टू आ गया +3। अब मैं ट्राई अज्यूम करता हूँ तो x -3 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +2 आता है। तो दोनों ही हो सकते हैं, तो बिकॉज आयरन +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, तो बोथ में भी देयर। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर EdCa में कितना होगा। आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 तो होता नहीं है ना, आइदर कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 6, आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है, 5 नहीं होता है ना। 5 इज अनकॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर, वो नहीं होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 नहीं होगा, मतलब ये ट्राई एसीटेट तो हो नहीं सकता। यदि ट्राई एसीटेट तो होता तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आयरन का होता नहीं, मतलब टेट्रा एसीटेट तो ही है ये, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। मुझे पता है कि टेट्रा एसीटेट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, उसका डेंसिटी 6 होता है, एंड ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाएगा, राइट। ये समझ आया कि नहीं। यदि मैं ट्राई एसीटेट को मान लेता हूँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आ रहा है, एंड 5 कोऑर्डिनेशन नंबर होता नहीं है आयरन का, ठीक है। टेट्रा एसीटेट को मानता हूँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, जो कि आयरन का मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है, जो भी आयरन का होता है, राइट।
एक एग्जांपल इसको आप होमवर्क में कर लेना। EdI2ONO होल ट्वाइस H2O होल ट्वाइस, इसको होमवर्क में कर लेना। EdI2ONO होल ट्वाइस H2O होल ट्वाइस। ओके, तो आज हम लोग ये करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे।